हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से उर्दू क्लासेस पर। तो इससे पहले हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज से हमारी तीसरी यूनिट चलेगी, जिसमें पढ़ेंगे हम नावलों के फ़नी व तनकीदी जायजे। जिसमें हमारा पहला नावल का तनकीदी जायजा है बेवा नावल का तनकीदी जायजा, जो प्रेमचंद ने लिखा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। प्रेमचंद उर्दू के अजीम तरीन नावल निगार भी है और जदीद उर्दू नावल के बुनियाद रखने वाले भी है। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था, जो हमने पहले भी पढ़ चुका है अगली वीडियो में। लेकिन नावल और अफसाने की दुनिया में प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए। यह प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए नावल और अफसाने की दुनिया में। प्रेमचंद के नावल हमारे अदब का एक अनमोल ज़ख़ीरा है। मुंशी प्रेमचंद समाज और माशरे की असलाह चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने नावलों में समाज की बुराइयों को निशाना बनाया और उनकी असलाह के लिए अहम कदम उठाए। इनका हर नावल किसी न किसी मकसद के तहत लिखा गया है, जिनमें एक ख़ास नावल बेवा भी है। बेवा नावल भी एक समाजी और असलाही नावल है और इसमें समाज की बुराइयों की तरफ मुतवज्जा किया गया है। यानी कि इस नावल में समाज में जो बुराइयां है उनकी तरफ इशारा किया गया है, उनको बताया गया है कि समाज में कौन कौन सी बुराइयां है। तो नावल में ये सबसे पहले आता है नंबर 1 पे कसीदा। ये नावल के अज्जाए तरकीब है। कसीदा, प्लॉट, मकालमा निगारी, ये नावल के अज्जाए तरकीब है। तो इसमें फ़र्स्ट आता है किस्सा। मुंशी प्रेमचंद के नावल बेवा का किस्सा बहुत ही मुख्तसर है। पंडित बसंत कुमार की बीवी पूर्णा शादी के 3 साल बाद बेवा हो जाती है। यानी कि पूर्णा के पति का नाम है बसंत कुमार, जो बसंत कुमार 3 साल बाद मर जाता है उसके शादी के बाद। तो वह बेवा हो जाती है। वह ज़िंदगी भर अपने आप को दुनिया से बचाती रहती है। प्रेमचंद ने नावल का अनवान पुरअसर व दिलफरेब मंतखब किया और पूर्णा की एक जीती जागती तस्वीर खींच दी है। तो बेवा नावल का प्लाट कैसा है देखते हैं हम। बेवा नावल का प्लाट हिंदुस्तान की 2 औरतों की ज़िंदगी से वाबस्ता है। एक पूर्णा जो कि बेवा है, दूसरी कंवारी लड़की प्रेमा। यानी कि 2 किरदार है इसमें, एक तो प्रेमा का और एक पूर्णा का। पूर्णा हुस्न की पुतली होने पर आसमाने गज रफ्तार के जुल्म का शिकार हो गई और गफवाने सवाब में बेवा होकर तरह तरह के मसाइब में गिरफ्तार हो गई। मुख्तलिफ लोगों ने इसके असमत पर हमला करना चाहा, लेकिन वह बेदाग साफ बचकर निकल गई और बाद आखिर एक बेवा आश्रम में आकर पनाह गज़े हुई। वहाँ पिपली के पेड़ के नीचे उसने एक छोटा सा मंदिर बनाकर इत्मीनान हासिल किया, यानी कि सुकून हासिल किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। और हमारा तीसरा अध्याय आता है किरदार। तो बेवा नावल का किरदार कैसा है। तो नावल की कामयाबी में किरदार निगारी भी एक अहम चीज़ है। किरदार ऐसे हो कि जो हकीकी हो। बेवा के किरदार बालकल हकीकी मालूम होते हैं और जीते जागती तस्वीर लगते हैं। का किरदार पूर्णा इस नावल में एक हीरोइन या बेवा का एक बेहतरीन किरदार नज़र आती है। पूर्णा एक खूबसूरत लड़की है। उसकी शादी बसंत कुमार से होती है, लेकिन शादी के 3 साल बाद बेवा हो जाती है और उसको तरह तरह के मसाइब बर्दाश्त करने पड़ते हैं। लेकिन आखिर में वह अपनी ज़िंदगी एक विधवा आश्रम में गुजारती है। पूर्णा एक खूबसूरत औरत थी। पूर्णा नावल में कदम कदम पर खुददारी का मज़ाहिरा करती है। इसकी मशाल यह है कि जब वह प्रेमा के घर पहुंची और उसका इस्तकबाल हुआ तो उसको बहुत अफसोस हुआ कि वह दूसरों की दस्त नगर बनकर आई है। प्रेमचंद ने कहा है कि पूर्णा के पास दौलत न थी, मगर मीठी बातें थी, हसास बसास चेहरा था, हमदर्दी थी, खिदमत गुजारी थी, जो दौलत की नस्बत ज़्यादा कीमती जवाहर है। यानी कि जो दौलत से भी ज़्यादा है।
यानी कि जो इनके पास है यह है खुददारी और हमदर्दी, खिदमत गुजारी, यह सब 2 लाख से भी ज़्यादा है। अब आता है प्रेमा का किरदार। मुंशी प्रेमचंद के नावल बेवा में किरदार के लिहाज से प्रेमा का किरदार सबसे अहम है, जिसे मरकज़ियत हासिल है। प्रेमा शुरू से आखिर तक फ़र्ज़ व मोहब्बत की कशमकश में गिरफ़्तार रहती है। वह अमृत राय से मोहब्बत करती है। यानी कि प्रेमा किससे मोहब्बत करती है? अमृत राय से। यह याद रखने का पॉइंट है। लेकिन अमृत राय शादी से इनकार कर देता है। बाद में प्रेमा की शादी दाननाथ से हो जाती है। यह भी इम्पोर्टेंट है फैक्ट कि प्रेमा की शादी बाद में किससे हो जाती है? दाननाथ से हो जाती है। तो शादी के बाद प्रेमा एक पतिव्रता फरमानबरदार औरत की शक्ल में अपने खावंद की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रेमा एक शरीफ और बावकार हिंदुस्तानी औरत की खूबसूरत तर्जुमानी करती है। प्रेमा के किरदार में हुस्न भी है, इश्क भी है, शर्म व हया भी है, फ़र्ज़ भी है, कुर्बानी का जज्बा भी है, इज़्ज़त की पासदारी भी है और शोहर परस्ती भी है। नावल बेवा में प्रेमा का किरदार मशरक़ी औरत की सही तर्जुमानी करता है। अब आता है अमृत राय का किरदार। प्रेमचंद के नावल बेवा में अमृत राय का किरदार एक ख़ास मकाम रखता है। अमृत राय की शादी लाल बद्री प्रसाद की बड़ी बेटी से हो जाती है। बीवी के इंतकाल के बाद, यानी कि इनकी ये बीवी का इंतकाल हो जाता है, तो इंतकाल के बाद वह मायूस और उदास हो जाता है। एक दिन वह दाननाथ के साथ काशी के मठ में पंडित अमरनाथ की तकरीर सुन रहा था, यानी बयान सुन रहा था। उससे मुताशर होकर अमृत राय का जहन बदल गया, यानी दिमाग बदल गया। अमरनाथ ने अपनी तकरीर में कहा था कि जिन की बीवियाँ मर चुकी है, इन्हें किसी कुंवारी लड़की से शादी करने का कोई हक नहीं है। यह बात अमृत राय के दिल व दिमाग पर असर कर गई और अमृत राय ने कभी किसी कुंवारी लड़की से शादी न करने का फैसला कर लिया। अमृत राय समाज की ठुकराई हुई बेवाओं की तरफदारी करके उनकी इज्जत की ज़िंदगी बसर करने का एक नया रास्ता तैयार करता है। आखिर वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। अमृत राय का किरदार बेवा औरतों के सिलसिले में एक ऐसा किरदार है जो समाज की फरसोदा रस्मों और रिवायतों से बगावत करके कुछ नए इस्लाही कदम उठाने पर कमर बस्ता हो। अमृत राय के किरदार से प्रेमचंद ने अपने नावल बेवा में औरत के मसाइल का एक ऐसा हल बताया है जिस पर अमल करके समाजी असलाह की जा सकती है। इन किरदारों के अलावा दाननाथ एक प्रोफेसर है, बद्री प्रसाद कमला प्रसाद बावकार इंसान है, पंडित अमरनाथ एक समाज सुधारक हैं। मुख्तसर ये कि बेवा किरदार निगारी के लिहाज से भी एक अहम नावल है। चौथा आता है हमारा अज़्ज़ाई मकालमा निगारी। नावल की कामयाबी के लिए ये भी ज़रूरी है कि मकालमा साफ़ हो और शेरे हो और किरदारों की हैसियत के मुताबिक हो। बेवा के मकालमे इस कसौटी पर पूरे उतरते हैं। तो यह कैसे कसौटी पर उतरते हैं? तो सबसे पहले बताया गया है अमृत का किरदार। मेरी शादी की फ़िक्र में तुम क्यों पड़े हो? दाननाथ बोलता है, अजी तुमने अहद किया था, याद है, आखिर उसे पूरा करोगे? अमृत, मैं अपना अहद पूरा कर चुका। दाननाथ बोल रहे हैं, अब झूठे हो। पांचवा अध्याय आता है हमारा मंजर कसी। बेवा नावल में प्रेमचंद ने मंजर निगारी के बेहतरीन नमूने पेश किए हैं। बगीचे का मंजर नहायत खूबसूरती के साथ खींचा है। पूरा माहौल हमारे सामने आ जाता है। बगीचा बहुत ही बड़ा न था। आम, अमरूद, लीची वगैरह की कलमें लगाई जा रही थी। हाँ, फूलों के पौधे तैयार हो गए थे। दरमियान में एक हौज़ था। हौज़ जाने के लिए चारों तरफ 4 रोसें बनी हुई थीं और हर एक रोस पर बेलों से मढ़े हुए बांस के छोटे छोटे फाटक
थे। इसके साये में संगी बेंच रखी हुई थी। उसने गुलदस्ते को बेंच पर रख दिया। 6 नंबर का खसूसियात जो जाता है हमारा जजियात निगारी। प्रेमचंद को जजियात निगारी में कमाल हासिल है। वह हर मौका की छोटी छोटी बातों का जिक्र नहायत तफसील के साथ करते हैं। मिसालन विधवा आश्रम के कमरों की सजावट, सामान की तफसील इस अंदाज में बयान की है। आश्रम के दरवाजे के दोनों बाजू यानी दोनों तरफ पर 2 बड़े बड़े कमरे थे। नुमाइश के कमराह में सोत, अवन, रेशम, सलमा, सतारे, मौज वगैरह की खुशनुमा बेल बूटेदार अशिया शीशे के दरवाज़ों में रखी हुई थी। सिले हुए कपड़े भी अलगनी पर लटक रहे थे। मिट्टी और लकड़ी के खिलौने, मोजे, बनियान, तस्वीरें सजी हुई थी। आश्रम में उगे हुए पौधे गमलों में लगे हुए थे। बेवा नावल का मकसद देखते हैं हम। नावल का मकसद सियासी, समाजी, अखलाकी भी हो सकता है। बेवा नावल का मकसद यही है कि पढ़ने वालों को इस तरफ ध्यान दिलाया जाए कि समाज में कितनी बुराइयां पैदा हो गई है और आम लोग बेवाओं के साथ कैसा नाजीबा सलूक करते हैं। जो लोग बेवाओं की मदद करने का बीड़ा उठाते हैं और उनको दुनिया वाले बदनाम करते हैं, यानी कि जो विधवाओं की मदद करते हैं उन्हीं लोगों को समाज वाले ये बुरा बनाते हैं, यानी कि उनकी ही बुराइयां करते हैं। इस नावल में इस बुराई को किस तरह दूर किया जा सकता है, इसका इलाज भी बताया है। किस तरह बेवा पूर्णा अमृत राय के विधवा आश्रम में आकर जिंदगी के दिन गुजारती है। बेवा मुंशी प्रेमचंद का कामयाब नावल है। यह अपने मायार पर पूरा उतरता है। इसमें समाज की एक मखसूस बुराई का जिक्र किया गया है और उस बुराई को दूर करने की भी तरतीब बताई है। मुंशी प्रेमचंद ने समाज की इस बुराई को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। तो यह हमने बेवा नावल का तनकीदी जायजा देखा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें।